दोस्तों क्लासेस शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एसटी पेनल्टी ट्रेनिंग के अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है ना, उसके एडवांस टेस्ट के एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो आपका एडवांस टेस्ट होता है यानी कि स्टेज 2 होता है, ये आपका मेरिट डिसाइडर होता है। इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। आप यहाँ पे जितने भी मार्क्स लेके आते हैं ना, इसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे जान लेते हैं कि एडवांस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि एडवांस टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। आपको इतना पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 50 क्वेश्चन पे पहले 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं। तो आप सभी लोग को क्या पता चल रहा होगा कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिया जाता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं तब आपके यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप सभी लोग को एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गए ना। अब दोस्तों सीधे अपन मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे पे। तो जो क्रायोलाइट है ना, किसका एस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का एस्क है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर दें, क्रायोलाइट किसका एस्क है? एल्युमिनियम का एस्क है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबक तत्व कम होने लगता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, वह ताप क्या कहलाता है जिससे चुंबक का जो चुंबक तत्व होता है कम होने लगता है? तो इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? क्यूरी तापमान बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को तो समझ आ रहा ना। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या बोला है, रेडियो ट्रांसमिशन पे एफएम से क्या अभिप्राय है? यानी कि एफएम मतलब क्या होता है? तो एफएम मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? तो सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो जो परमाणु बम होते हैं ना, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये पूछता कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? नाभिकीय संलयन आधारित होती है। और सूर्य में जो ऊर्जा भी रिलीज होती है ना, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा ही रिलीज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांतिक परिवर्तक प्रिज्म में कोण कैसे होते हैं? यहाँ पे क्या बोले हैं, यहाँ पे प्रिज्म की बात कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रिज्म कैसा है दोस्तों? पूर्णांतिक परिवर्तक प्रिज्म बोले हैं। यानी कि प्रिज्म कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री का यहाँ पे कोण रहेगा, ठीक है। और ये बाकी जो कोण रहेंगे ना, 45-45 के रहेंगे। इसे बोलते हैं, ये 45 डिग्री का रहेगा, ये 45 डिग्री का। तो इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तक प्रिज्म। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। आप सभी लोग को समझ आ गए ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दर सबसे कम होती है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पे आपके कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गामा किरणें। गामा किरणें का तरंग दर सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा किसका होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श विभवमापी का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श विभवमापी का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन था, आपने कई बार पढ़ा होगा, ये सभी 12th के क्वेश्चन है ना, आप सभी लोग से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? तो क्वेश्चन पे सिंपल पे भी पूछा है कि मनुष्य में एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की भी टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, होपफुली आप सभी लोग ने करेक्ट आंसर दिया होगा। मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। समझ तो आ गए ना? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित ये चश्मे में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, यदि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष लिखा रहता ना, तो उसके निवारण के लिए कौन सा चश्मा लगता है? अवतल लेंस वाले चश्मे लगते हैं। ठीक है। यहाँ पे दूरदृष्टि की बात की गई थी, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या कितने बराबर होती है दोस्तों? प्रोटॉनों की संख्या जो होती है ना, परमाणु क्रमांक के ही बराबर होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। यानी कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी यहाँ पे 6 रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग भी देता हूँ। आप सभी लोग सोच लीजिए। होपफुली आप सभी लोग ने सही सोचा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। संवेग एक सदिश राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे और पेड़ के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पे बात वही है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, यानी कि जो पेड़ और पौधे होते हैं, इस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में आखिरी में कौन सी चीज रिलीज होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा गया है, इसके आंसर आप मुझे बताइएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है ना, इससे क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा संरक्षित होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मनुष्य में ताप नियमन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन था। ठीक है, यदि मैं आपसे सिंपल वे में ये पूछूं कि मनुष्य में ताप जो होता है ना, इसको नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, विराम अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये एक समान त्वरण से 8 सेकंड तक की गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, अपने को ये फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या निकालना दोस्तों? दूरी निकालनी है। ठीक है, अब आप सब लोग सोच ही रहे होंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप सब लोग थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप सब लोग ने ये वाले फॉर्मूले को तो पढ़ा होगा, एस बराबर यू टी अपान 1/2 ए टी स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले को पढ़े ना, बस यही इसी का यहाँ पे यूज होने वाला है। जहाँ पे दोस्तों यू बराबर जी, तो हमेशा जीरो ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों आप सभी लोग पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे समय कितना है? टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 8 सेकंड यहाँ पे समय है। तो बस आप सभी लोग इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यू की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसके बाद टी की वैल्यू कितनी है? 8 है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। टी की वैल्यू कितनी है? 3 है। और यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 8 है। 8 का स्क्वायर कर दिया मैंने। बस आपका आंसर आ गया। ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2, 3 और यहाँ पे 8 आ गया। फिर से यहाँ पे 8 आ गया। तो आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 4 आ जाएगा।
तो 800 को 32, 32 दिया 96 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी, 96 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। सभी लोग को समझ तो आ गए ना? जो भी डाउट हो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे क्या बोला है, अंतिम बिंदु से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति कितनी होगी, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार है ना दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, कार द्वारा प्राप्त गति निकालना है। ठीक है, यानी कि अपने को स्पीड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा? आप सब लोग ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, E बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है ना, यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला तो पढ़े होंगे, जहाँ पे यू बराबर अधिकतर मोस्टली जीरो ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, अंतिम बिंदु से शुरू होने पर, यही बोला ना। कार का त्वरण कितना है, कार का त्वरण यहाँ पे है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे टाइम कितना है दोस्तों, यहाँ पे टाइम बता दिया गया है 2 मिनट। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट लिखा है, यदि अपन इसे सेकंड पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 सेकंड आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और यहाँ पे 2 मिनट की बात की गई है, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120 सेकंड। तो बस आप सभी लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जीरो आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 1 है, और यहाँ पे टी की वैल्यू 120 है। ठीक है, तो यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 120। यहाँ पे अपने को क्या निकालना था, गति निकालना था, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन था आप सभी लोग कर सकते थे, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी, अपने को ये फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार है ना दोस्तों? मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपने कौन सी वाली, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो यूनिट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले आप यहाँ क्या निकालते हैं दोस्तों, इतना यूज हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाट लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे घंटा लिखेंगे, कितने घंटे यूज किया गया। इसके बाद हम यहाँ पे दिन लिखेंगे। इसकी वर्बिलिटी पे अपन क्या कर देते हैं, 1000 का वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाट कितना है, 1000 वाट है, नहीं सॉरी 100 वाट है। यहाँ पे घंटे कितने हैं, 8 है, और यहाँ पे दिन कितना है, 5 है। और अपने को यहाँ पे क्या क्या करना है, 1000 से भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो योग घट गया, कोई दिक्कत वाली नहीं है। 5 एक 5, 5 दूना 10, 8 में जब 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 यूनिट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोग सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जी क्वेश्चन था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या बोला गया है, परम शून्य तापमान। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे क्या बोला है, परम शून्य वह तापमान जिस पर क्या होता है। तो परम शून्य तापमान पर क्या होता है दोस्तों, गैसों में आणविक गति घटने लगती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। यानी कि परम शून्य तापमान पर क्या होता है दोस्तों, जो गैस होती है ना उनकी आणविक गति घटने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, आप सब लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। तो जब जल जम जाता है ना, यानी कि पानी जम जाता है, तो उसका घनत्व घट जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं। हम पे क्या बोले हैं, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, केशिका क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे आपका दीपक होगा, ठीक है, यहाँ पे उसकी बत्ती होगी, धीरे 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 तेल यहाँ पे ऊपर जाता रहता है, इसलिए दीपक यहाँ पे जलता रहता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो केशिका क्रिया के द्वारा दीपक की बाती में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है, शरीर का वजन क्या होगा। तो यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है ना, तो शरीर का वजन क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिभाषा बताता है।
तो बल की परिभाषा में न्यूटन का कौन सा नियम बताता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम बल की परिभाषा को बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का यूज किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में धारा का अपने को पता करना है, तो इसके लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करते हैं। तो उत्प्रेरक मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अगर व प्रतीप दोनों अभिक्रिया का वेग एक समान रूप से बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे और रिवर्स डायरेक्शन दोनों तरह पे समान कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, यानी कि उत्प्रेरक दोनों तरह से काम करते हैं। इस ये ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों HCl जो है ना, तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, H2H2O8। यहाँ पे क्या बोला है, H2H2O8, इसे अपन ओलियम भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ओलियम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हुई दोस्तों 6। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे क्या बोला गया था, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। बोरेक्स मतलब क्या हुआ दोस्तों, सोडियम टेट्राबोरेट इसका रासायनिक नाम हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाल उदासीन विलयन के साथ कौन सा रंग देता है। तो फिनाल उदासीन विलयन के साथ दोस्तों कौन सा रंग देता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फिनाल उदासीन विलयन के साथ दोस्तों बैगनी रंग देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिनाल उदासीन विलयन के साथ बैगनी रंग देता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे क्या बोला है, तनु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, तनु और अल्पक्षारीय KMnO4 के विलयन को क्या कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं बताइए। पेयर अभिकर्मक बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप सब लोग इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, यानी कि तनु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के विलयन को अपन क्या बोलते हैं, बेयर अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्टनमैन कोच प्रतिक्रिया में उपयोग होने वाला अभिकारक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गार्टनमैन कोच प्रतिक्रिया होते हैं ना, उसमें उपयोग किए जाने वाला अभिकारक कौन सा है दोस्तों, CO+HCl होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने 12th 11th में ये वाले मतलब रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा होगा। ठीक है, वहां से मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। ठीक है, तो गार्टनमैन कोच अभिक्रिया पे कौन से अभिकारक का यूज किया जाता है, CO+HCl का यूज किया जाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे क्या बोला है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण क्या है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण क्या हुआ दोस्तों, बेकेलाइट। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अभी यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, चलिए इन क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, इस अवकल समीकरण में अपने को कोटि निकालना है और यहाँ पे अपने को घात निकालना है। ठीक है, इसकी कोटि कितनी होगी दोस्तों, इसकी कोटि होगी, बताइए। इसकी कोटि होगी 2 और घात कितनी होगी, घात इसकी होगी 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन ना आप सभी लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, 10A माइनस 10B माइनस 10C बराबर 10A लिखा है। ठीक है, 10A इंटू 10B 10C लिखा है।
अपने को ये बताना है बी, सी और ए के संदर्भ में क्या मान होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे 10 ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन है 10 ए माइनस 10 बी माइनस 10 सी बराबर 10 ए 10 बी और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 सी। इतना आप सब लोग को समझ आए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो 10 सी है ना, इसको यहाँ तरफ लेके आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 ए माइनस 10 बी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 ए 10 बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 सी प्लस 10 सी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 सी और ये 10 सी, ये कॉमन है यहाँ पे। अपने को क्या करना है, इसको अपने को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 सी और यहाँ पे आ जाएगा 10 ए 10 बी और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या रहेगा 10 ए माइनस 10 बी। ठीक है, अब आप सभी लोग बस ध्यान से देखते चलिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 10 सी को यही लिख देना है और उसका यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 ए माइनस 10 बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 10 ए प्लस 10 बी माइन प्लस 1, ये आ जाएगा और बराबर यहाँ पे 10 सी तो लिखा ही रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग को ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, ये किसका फॉर्मूला है, 10 ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला है। और यहाँ पे 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, 10 ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला है। 10 ए तो यहाँ पे पहले से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी बराबर सी। ठीक है, यही आएगा ना। तो ए बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बराबर आ जाएगा बी प्लस सी। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कौन से ऑप्शन पे दिया गए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, समझ आ गया ना, जो भी डाउट हो आप मेरे से फिर से पूछ सकते थे, कुछ नहीं करना था, खाली अपने को फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए और आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 36 है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, एक संख्या पे प्रथम 4 पद ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे क्या बोला है, एक श्रृंखला पे प्रथम 4 पद 4, 12, 36, 108 है। इस श्रृंखला का छठा पद क्या होगा, अपने को ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को ये चेक कर लेना है दोस्तों, ये जो श्रृंखला है ना, कौन सी श्रृंखला है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है या फिर समांतर श्रेणी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 12 है और यहाँ पे 36 इसके बाद 8 है, 108 है। ठीक है, तो 12 और यहाँ पे 4, ठीक है, तो 3 आ रहा है और 12 से 36 में भी जाते हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 3 का गुणा हो रहा है, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसेस है। ठीक है, तो इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना। अब अपने को इसका क्या करना है दोस्तों, इसका अपने को 6 पद निकालना है। तो इसका 6 पद क्या होगा दोस्तों, AR6 - 1, यानी कि इसका 8वां पद क्या होगा, AR5। यही आएगा ना। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे है 4 और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे है 3। मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आर कैसे निकालेंगे दोस्तों, दूसरे पद पे पहले पद का भाग देके, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर तीसरे पद पे आप दूसरे पद का भाग देके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए कितनी है, 4 है, आर के और यहाँ पे कितना है, आर यहाँ पे 3 है, 3 की आप 5 मतलब पावर 5 कर दीजिए। ठीक है, तो बस आप सब लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 3 की पावर 5 का वैल्यू कितनी होती है, 243। 243 पे आप 4 का गुणा कर देंगे, जब तो 972 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे एक अवयव दिए गए हैं, इसका अपने को सेकंड निकालना है। ठीक है, अपने को यहाँ पे सब सेक्शन निकालना है कि इस मैट्रिक्स का सब सेक्शन कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे मोस्टली पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक होती है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, इनके पोजीशन को आपको इंटरचेंज कर देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इंटर पोजीशन चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद ये वाला भी सेम इसी तरह से रहेगा। मैं यहाँ पे इसे दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये इस तरह से रहेगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा।
तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है? इसकी पोज़ीशन इंटरचेंज हो गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यही इसका सेकंड डिजिट रहेगा। ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को क्या करना है, 11th या फिर 12th में ये वाले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना, आप वहाँ से इसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को सीधे एक फॉर्मूले का अपने को पता होना चाहिए और आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/1 + x² लिखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 10x, सीधा सा। ठीक है, फॉर्मूला ही है एक तरह से। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर 3y/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस रहेगा। माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान क्या होगा, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसे लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स y बराबर 3y/4। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप ये बताइए। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, यदि अपन इसे 90 से घटा देते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोष्टक लगा दिया, कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स वाई बराबर 3y/4, ये आ गया। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आए ना, बस आपका कुछ नहीं करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे कॉस इनवर्स वाई बराबर 3y/4, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, ये आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस 5/2। इसलिए जब आप इसे घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ गया और यहाँ पे 3/2, 3 पाई आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई, यानी कि पाई/4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग ने कई बार सॉल्व भी किया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। बस आप सभी लोग को ये ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सदिश दिया गया है, यहाँ पे अपने को एक वेक्टर दिया गया है और अपने को इसकी यहाँ पे इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सदिश क्या है, i कैप प्लस 2j और यहाँ पे 3k दिखा है। ठीक है, तो अपने को इक्वेशन निकालना है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे ऐसे 1, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आपने को क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो एल की फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, a/a² b² प्लस c² ये होते हैं। अब आप सभी लोग पूछेंगे दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसके बाद अंडर रूट कर दिया, 1² 2² और यहाँ पे 3² आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 9 4 13 और यहाँ पे 14 आ जाएगा, अंडर रूट 1 अंडर रूट 1/14, ये आ गया। इसी तरह से m की वैल्यू भी आ जाएगी, m की यहाँ पे b रहेगा और यहाँ पे इस तरह से दोस्तों a² b² c², तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2 है और यहाँ पे अंडर रूट 14। इसी तरह से c की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 अंडर रूट 14। इतना आप सभी लोग समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डिस्क्लोजर कितने हो गए, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात हो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लगे हैं, a क्रॉस b बराबर a मॉडुलस b मॉडुलस। अब अपने को इनके बीच का कोण निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, a मॉडुलस b मॉडुलस और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे a मॉडुलस
बी मॉडुलस ये तो लिखा ही है। ये कट गया, ये कट गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 कब होगी दोस्तों, जब यहाँ पे साइन 90 होगा। 90 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 90। ठीक है, बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए 18,500 रुपये जमा किए। 5 वर्षों के बाद उसे 4625 रुपये प्राप्त किए, तो ब्याज की दर कितनी थी, अपने को ये याद करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, यहाँ पे ब्याज कितनी है दोस्तों, इंटरेस्ट कितना है 4625 रुपये है। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 18,500। और यहाँ पे रेट कितना है, यहाँ पे रेट अपने को निकालना है। टाइम यहाँ पे कितना है 5 वर्ष है। और यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, बताइए। यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 4625, यहाँ पे आ जाएगा 185/5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने बारे में कट जाएगा दोस्तों, ये 25 बार में कट जाएगा। तो 25 में अपन 5 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5% यहाँ पे इसकी ब्याज की दर रहेगी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलश में 3 सफेद और 4 काली गेंद है। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसके सफेद होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, कुल गेंद यहाँ पे कितनी रहेगी, कुल गेंद यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों 7। ठीक है, अब अपने को कौन सी गेंद चुनना है, सफेद गेंद चुनना है। तो सफेद यहाँ गेंद यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे सफेद गेंद कितनी है 3 है, और कुल गेंद यहाँ पे कितनी है 7 है। तो 3/7 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 9 के बाद 45 है। ठीक है, और यहाँ पे 540 के बाद 10 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने बारी में भाग मतलब गुणा जा रहा है 5 बारी पे, 9 × 45। इसके बाद यहाँ पे कितने बारी में जाएगा, 4 बारी में भाग जाएगा। तो 45 को कितना हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। ठीक है, और 180 के बाद यहाँ पे 3 बारी मल्टीप्लाई होगा, तो 180 पे अपन 3 का गुणा करेंगे तो 540, और 540 में अपन 2 का गुणा कर देंगे, 1080 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सभी लोग समझ आ गए ना, इस तरह से पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का मूल्य कितना है, 6560 रुपए है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अपने को ये निकालना है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, अंकित प्राइस निकालना है, यानी कि मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का मूल्य 6560 रुपए है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अपने को ये निकालना है, यानी कि अपने को मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो जिस वस्तु का मूल्य होगा, तो वस्तु के यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, सीप यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपन 100 में से जितनी परसेंट छूट रहती है ना, यहाँ पे डिस्काउंट लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, 6560 रुपए था। इसके बाद यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। इसके बाद छूट कितनी है, 18% की। अब इसमें मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 6560, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 82 इंटू 100, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बारी पे भाग जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 80 बारी पे। तो 8000 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने अपनी पिछली 5 पारी पे 58 रन की औसत से रन बताए हैं। ठीक है, इसके बाद पिछली 4 पारियों में रोहित द्वारा बनाए गए रन 42, 56, 72 और 40 है। इन 5 पारियों में पहली पारी में रोहित कितने रन बनाए थे, अपने को ये याद करना है। तो रोहित की 5 पारी का कुल रन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 पारी का कुल रन, यहाँ पे अपन ये निकाल लेते हैं। तो 5 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा दोस्तों, 58 इंटू 5, ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 58 पे यदि अपन 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 290, यही आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और पिछले 4 पारी में कितने कितने रन हैं, पिछली 4 पारी में रन कितने कितने हैं, 4 पारी के यहाँ पे मैं रन लिख देता हूँ, 4 पारी के रन। ठीक है, तो 4 पारी के यहाँ पे रन कितने कितने आ जाएंगे, 42 है, इसके बाद 56 है, इसके बाद 72 है, इसके बाद 40 है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा।
ठीक है? तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने को क्या निकालना, फर्स्ट पारी के रन निकालने हैं। तो फर्स्ट पारी में रन कैसे निकालेंगे, 5वीं पारी में कितने रन थे, 290 थे, और चौथी पारी में कितने रन थे, 4 पारी के रन कितने हैं, 210 हैं। तो इसे जब आप घटा देंगे तो पहली पारी के रन कितने आ जाएंगे, 80 रन। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, आपने कई बार सॉल्व भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 लड़के के औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम है, और 4 लड़कियों का औसत भार कितना है, 40 किलोग्राम है। तो 8 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा, अपने को ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लड़कों का औसत भार कितना है, 50 है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 4 इंटू 50। इसी तरह से यहाँ पे 4 लड़कियों का औसत भार कितना है, 40 है, तो 4 लड़कियों का कुल भार कितना आ जाएगा, 4 इंटू 40 आ जाएगा। इसके बाद लड़कों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि लड़की कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, और लड़कियां यहाँ पे 4 हैं, तो 4 + 4 यहाँ पे 8 विद्यार्थी हो। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ आ गया ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 200 आ गया, और यहाँ पे 160 आ गया, और यहाँ पे 8 तो लिखा ही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 308/8। ठीक है, 360/8 ये आ गया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 किलोग्राम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। समझ तो आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 9:11 है तो उनका गुणनफल 6336 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं पहली संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपन फर्स्ट संख्या मान लेते हैं 9x है, सेकंड संख्या अपन यहाँ पे मान लेते हैं 11x है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला, इनका गुणनफल है, तो यहाँ पे 9x इंटू 11x बराबर यहाँ पे कितना है, 6336 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 99x², और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6336, ये आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्या दी गई, तो दो संख्या में सबसे छोटी संख्या तो 9x है। यहाँ पे पहला 9 इंटू 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 72, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 11 इंटू 8 बराबर 88। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये तो समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और यहाँ पे y समानुपात में है, तो अपने को ये बताना है कि y की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे 39/117, यहाँ पे समानुपात बोले है ना, 17, और यहाँ पे y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39, और यहाँ पे 117 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 17, वही ये आ गया। तो 39 से कम 39, 39 दिया 117, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू आ जाएगी 17 ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, अपने को वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, अपने को ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स, ठीक है, सबसे पहले इसे यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रतिशत से प्रतिशत ये कट गया, ठीक है, 0 से 0 ये कट गया, ये 0 से 0 ये कट गया। अब 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3y, और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 2x प्लस 2y, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका अपन पक्षांतर करेंगे, तो 3x 2 माइनस 2x बराबर 2y प्लस 3y, ये आ गया। तो यहाँ पे x बराबर 5y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x अपॉन y बराबर 5:1। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत, अपने को यही करना है। ठीक है, तो वाई यहाँ पे, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है, किससे बोला है, एक्स से बोला है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 20% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को समझ तो आ गए ना। ठीक है, जो भी डाउट हो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट रह जाता है ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप सभी लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप अपने चैनल एग्जाम रेज को फॉलो कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप सभी लोग देख सकते हैं, आप मेरे को सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ही एग्जाम रेज है। ठीक है, आप मेरे को फॉलो करके यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।